अब आइए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। उमेश शूटआउट केस में अतीक और उसके गैंग पर कार्रवाई तेज होती जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने हुक्म तहरीरी जारी की है। पांचों शूटर्स यूपी के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में छिपे हो सकते हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्रयागराज पुलिस इन सभी 7 राज्यों की मदद मांगी है। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने उन 7 राज्यों की पुलिस के साथ जानकारी शेयर की है। वहीं प्रयागराज पुलिस अतीक गैंग के मददगारों की संपत्तियों को चिन्हित कराने में जुटी है। इस बीच प्रशासन ने 5 लाख की इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बेटे की चिकन शॉप का अवैध निर्माण घोषित कर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। हालांकि अतीक के चकिया वाले जिस दफ्तर को लेकर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो छापेमारी हुई है, जिसमें से बरामदगी हुई है, वो पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि जिले में 8 पुलिसकर्मियों के तबादले हो चुके हैं। आरोप है कि पुलिसकर्मी अतीक गैंग से मिले थे। और इसी बीच अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के कथित तौर पर लापता होने के सस्पेंस से पर्दा उठ गया। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे राजरूपपुर संरक्षण गृह में हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने आज सीजीएम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि एज़म और आबान प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके के बाल संरक्षण गृह में दाखिल किए गए हैं। अब शाइस्ता परवीन के वकील राजरूपपुर बाल संरक्षण गृह में जाकर वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके बाद शाइस्ता परवीन के वकील सोमवार यानी कि 27 मार्च को कोर्ट में जानकारी देंगे। सोमवार यानी 27 मार्च को इस मामले में सीजीएम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तभी ये साफ हो पाएगा कि जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट सही है या पुलिस ने एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि 2 मार्च को अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने उठाया था, जिसे लेकर कोर्ट में पुलिस की ओर से कहा गया था कि उसे अतीक के दोनों बेटे लावारिस हालत में मिले थे। नाबालिग होने पर उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि दोनों को किस बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। सीजीएम कोर्ट को इस मामले में पुलिस से 6 बार रिपोर्ट मांगनी पड़ी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को गलत बताया है। कोर्ट ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े नेताओं का 1 माह का वेतन और पेंशन रोकने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कितने संघ हड़ताल में शामिल थे। बिजली कर्मियों की हड़ताल से राजस्व के नुकसान की जानकारी भी कोर्ट ने मांगी है। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस एसडी सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा कि हड़ताल एक गलत कदम था, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि हड़ताल को लेकर कितने बिजली कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है और उन मामलों में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। पिछली सुनवाई पर सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 600 बिजली कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया था कि इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। अब सरकार को हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को जवाब देना होगा। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बिजली कर्मियों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहना चाहिए। इस मामले में 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। गुरुवार को विवादित टिप्पणी मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद कल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें लिखा है कि केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों या विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होते ही कांग्रेस संसद से वॉकआउट कर गई। इसे ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा तो गुजरात हाईकोर्ट में यह मामला जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। रास्ते अभी खुले हैं राहुल गांधी के पास, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता जा चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल के वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद अब राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी के सामने अपनी सदस्यता बचाए रखने का रास्ता अभी खुला है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को मिली सजा पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो उनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार हो जाएगी। वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को 28 परियोजनाओं की सौगात दी। मोदी ने वाराणसी को एक बार फिर से कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस बार पीएम मोदी ने 1780 करोड़ रुपए की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
पीएम मोदी ने 233 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें प्राइमरी कंपोजिट स्कूलों का पुनर्विकास, शहर में तालाबों और पार्कों का सुंदरीकरण, शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और ओवरहेड टैंक निर्माण, सोलर पावर प्लांट, 3 पुलिस स्टेशन में कमरे और पशुओं के लिए शवदाह समेत कई और विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया। इस परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और काशी के लिए सबसे बड़ी सौगात रोपवे की है, जो एक बहुत बड़ी समस्या जाम की बनी रहती थी, वो एकदम पूरी तरह से रोपवे आने के बाद पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। काशी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा 1547 करोड़ की परियोजनाओं का भी पीएम ने शिलान्यास किया। शहर में रोपवे, भगवानपुर में एसटीपी प्लांट, सिगरा स्टेडियम में फेज 2 और 3 का निर्माण, सेवापुरी में बॉटलिंग प्लांट, पेयजल परियोजना, भरथरा में पीएचसी का निर्माण शामिल है। इनमें सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना कैंट जंक्शन से गोदौलिया तक जाने वाला रोपवे प्रोजेक्ट है, जिससे काशी आने वाले पर्यटकों को काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने में बड़ी सुविधा होगी। वहीं वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की। विश्व टीबी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने वाराणसी के इस अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य होगा 2025 तक भारत को पूरी तरह से टीबी यानी क्षय रोग से मुक्त करना। टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया था। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत की भूमिका दुनिया के सामने एक मिसाल है। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मिसाल देते हुए कहा कि सबकी कोशिशों से ही बड़ी से बड़ी चुनौती के खिलाफ भी नया रास्ता तैयार हो जाता है। चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के चलते कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। श्री राहुल गांधी की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना, कांग्रेस की आवाज इतना आसान नहीं है दबाना। आप देख रहे हैं कल से आज और आगे चलेगा, ये आवाज रुक नहीं सकती है। जो तथ्य मैंने आपको बोले हैं ये बिल्कुल सामने उजागर किए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को पचा नहीं पा रही है। Politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. उधर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर विपक्ष के दूसरे दल भी कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये प्रदर्शन का मामला नहीं है, ये कानूनी मामला है। बीजेपी को हटाने का बड़ा सवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं। फिलहाल राहुल गांधी की सजा और सदस्यता रद्द होने पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष के तमाम दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस भाजपा को निशाना बना रही है, जिस पर भाजपा आक्रामक है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेता कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आप चल रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं दादी के गांधी परिवार पर, जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठोक दिया। मोदी जी को गाली देते हैं, ओबीसी को गाली देते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अपमानित कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ऐसा लोकतंत्र चाहती है जहां भ्रष्टाचार की छूट हो। जो भी कुछ हुआ ये कोई तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोर्ट के कल फैसला आने के बाद उनकी मेमोरी जाना ये तो सुनिश्चित था, ये और संभावित था। दरअसल मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा, फिर संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस भाजपा सरकार को निशाना बना रही है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है और कांग्रेस के सवालों को कोर्ट की अवमानना करार दिया है। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। और उनकी मति को प्रभु ने किस रूप में हरने का कार्य किया, वह दृश्य कल पूरे देश ने देखा है। इस बीच मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा को भाजपा ने ओबीसी वर्ग के सम्मान से जोड़ दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया था। और इस सियासत के बीच में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मांग की गई है
कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी और जमानत के दिशा निर्देश तय करे। विपक्ष के 14 दलों की ओर से दाखिल की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख दी है। बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। अब देखिए कि जिन 14 पार्टियों की ओर से याचिका लगाई गई है उनमें कौन कौन से दल शामिल हैं। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीआरएस, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना उद्धव ठाकरे और नेशनल कॉन्फ्रेंस। जाहिर है मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा और संसद सदस्यता रद्द होने पर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, आखिर 5 अप्रैल को कोर्ट क्या रुख अपनाता है। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर छिड़े सियासी विवाद के बीच भाजपा ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया है। दरअसल भाजपा की रणनीति मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के 2 साल की सजा होने पर ओबीसी समाज को यह संदेश देने की है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग विरोधी है। इसके लिए भाजपा के ओबीसी वर्ग के नेता जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर हमला बोलेंगे भाजपा नेता। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भाजपा के नेता गाँव-गाँव अभियान छेड़ेंगे। भाजपा की रणनीति बस इतनी भर नहीं कि यूपी में भाजपा सभी शक्ति केंद्रों पर आईटी टीम तैयार करने जा रही है। दरअसल भाजपा की रणनीति शक्ति केंद्रों के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का है। आप शक्ति केंद्र स्तर पर भी आईटी टीम बनाकर हम प्रदेश देश की सरकार की उपलब्धियों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को जन जन तक पहुंचाने में और ज़्यादा सुगमता लाने वाले हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। मतलब यह है कि भाजपा 2024 में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी वर्ग के बीच पार्टी की पैठ मजबूत करने पर है। और इधर अखिलेश यादव ने एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव ने दावा किया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीएम योगी से झगड़ा है। डिप्टी सीएम को कोई बनवाने वाला नहीं है, उनका झगड़ा तो मुख्यमंत्री जी से है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बहुत प्रेम करते हैं और अगर वो 100 विधायक लाते हैं तो फिर सपा उनकी सरकार बनाने में मदद कर सकती है। सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं 100 विधायक वहां से ले आए वापस इधर। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ देख रहे हैं। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर में इनका फेलियर है। हालांकि पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाया है। गुरुवार को भी अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा था। कुर्सी का चक्कर है, उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है। इस तौर से श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। फिलहाल दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। अगले महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन खराब मौसम ने प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर टूटने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लगातार केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले हुई बर्फबारी से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई थी और ग्लेशियर को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों से मौसम खराब होने की वजह से लगातार बर्फबारी हो रही थी और जैसी हमें विंडो मिलती है, हमारे जो वहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जो वर्क एजेंसीज हैं, उनके द्वारा लगातार जो ट्रैक मार्ग है उसको खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। लगातार खराब हो रहे मौसम के बीच प्रशासन के सामने यात्रा की तैयारियां चुनौती बन गई हैं। 1 अप्रैल तक बर्फ हटाकर पैदल मार्ग पर आवाजाही कराने की कोशिश जारी है। बर्फ हटाने के अलावा पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त जगहों की मरम्मत भी कराई जानी है। साथ ही श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं करने की भी तैयारी है। 4-5 दिन से जो भारी बर्फबारी हुई है उससे थोड़ी गति स्लो हुई है कार्य की, परंतु जैसे अभी आने वाले समय में अप्रैल फर्स्ट वीक में भी अगर हमें अच्छा मौसम मिल जाता है तो हम सभी कार्य शुरू कर देंगे। दरअसल 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होगी, जबकि 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।